वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो मैम लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था, पर लास्ट क्लास में हमने दो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि था एल्कोहल और एंटीबायोटिक्स। आज हम कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं। वो हैं कुछ एसिड्स, कुछ एंजाइम्स और बहुत सारी चीजें। तो आइए देखते हैं, पर उससे पहले अगर आप नीट या आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। दे आर ट्रिमेंडस, मार्वलस एंड इनक्रेडिबल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो केमिकल में हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में और एंजाइम्स में अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पढ़ेंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं बच्चों, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। और आपको पता है कि अगर हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो हमको इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। तो ये भी कैटेगरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी आती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। माइक्रोब्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अल्कोहल तो हम डन कर चुके हैं। ठीक है, अल्कोहल तो हम डन कर चुके हैं। तो बेसिकली माइक्रोब्स जो है, अगर हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर इनका उत्पादन हो, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स की डिस्कवरी की जाए ताकि वो इतने अच्छे तरीके से एंजाइम्स बना सके, ऑर्गेनिक एसिड बना सके और अल्कोहल बना सके। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम और कैन इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट्स। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आज शुरू करेंगे भैया जी सबसे पहले एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन देयर प्रोडक्ट एंड यूसेज में सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, इसको आप हेडिंग डालिएगा और यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको पढ़ना है सिट्रिक एसिड के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना है एसिटिक एसिड के बारे में, ब्यूटारिक एसिड के बारे में, ग्लूकोनिक एसिड के बारे में, लैक्टिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब सबसे वो ये है कि ये किससे बनाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से ही बनाए जाते हैं। और आपको ये बताऊं कि इनको भी बनाने के लिए हमें सब्सटेंट न्यूट्रिएंट चाहिए और ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़, जैसे भी हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं, तो ये जैसे मान लो हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो हम कोई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकल सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो है ये बाय प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। और हम लोग जो है इंटेंशनली भी अगर हमको सिट्रिक एसिड बनाना है तो हम बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इनके लिए भी अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं जिनसे कि हम ये अलग अलग एसिड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स को जो नेचुरली हमको मिलते हैं, आर्टिफिशियली भी हम उनको इंडस्ट्रीज में बनाकर कमर्शियली यूज करवाते हैं। सबसे पहला जो एसिड, वो टेबल हम आखिरी में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एसिड हमें पढ़ना है वो है एसिटिक एसिड। विनेगर बहुत 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 ज्यादा जो है यूज करते हैं हम लोग। और मैं बता दूं, जितने भी एसिड हैं वो सब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का ही बाय प्रोडक्ट है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। डन है इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन बनाता है? सबसे पहले इसका बैक्टीरिया आपको याद होना चाहिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेम मैंने आपको बताया, कोई भी एसिड आप बना रहे हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना ही है पहले, तभी बनेगा। ठीक है, अल्कोहल का फर्मेंटेशन करते हैं तब हम एसिड बनाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोसेस बट द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इज एरोबिक वन। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का सोर्स कुछ भी हो सकता है। इफ यू वांट टू मेक द एसिटिक एसिड, ग्लूकोज का सोर्स व्हीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, राय हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जाइमेज कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे आप राइजोपस और ईस्ट का इस्तेमाल करके उसको फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट करने के बाद अल्कोहल और CO2 बनाते हैं। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये स्लाइड ये कह रही है कि ये एनारोबिक प्रोसेस है। उसके बाद अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करो इससे और इस अल्कोहल को फिर से फर्मेंट करो। ठीक है, फिर से इसको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है और ये एक एरोबिक प्रोसेस है। और इसके लिए एसिटोबैक्टर जो है वो इस अल्कोहल को कन्वर्ट करता है CH3COOH विच इज द एसिटिक एसिड। इसके बाद इसे प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करने के बाद बॉटल्ड करो और उसके बाद इसे जो है बॉटल करो। ठीक है, और उसके बाद इसे मार्केट में ले आओ। कोई टेंशन, कोई परेशानी?
ठीक है, डन हो गई इतनी बात। ठीक, तो एसिटोबैक क्या याद करना ही है मैं बताऊं आपको। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। सबसे पहले आपको ये बात करनी है कि जितने भी एसिड मिलते हैं वो हमको अल्कोहल से ही मिलते हैं। ठीक है, ये वैसे भी केमिस्ट्री का ये रूल है। ठीक है, तो एसिड से अल्कोहल से एसिड मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। भैया ये पढ़ा है ना हम लोग, OH फिर से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से COH, ये आपका पता होना चाहिए। कन्वर्जन ऐसे ही होता है। तो अल्कोहल से एसिड मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमको एसिटिक एसिड कौन देता है? एसिटिक एसिड जो है ये अल्कोहल को नाइट्रोबैक्टर एसिटाई जो होता है वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओहो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाता है। और कहाँ गया यार, ओहो हो कहाँ गया। ठीक है, डन। उसके बाद 10 to 13% एसिटिक एसिड जो है नॉर्मली बनता है अल्कोहल से। हम 10 to 13% एसिटिक एसिड वेट बाय वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, पानी में 13% एसिटिक एसिड है और इसको हम बॉटल करके वेनेगर जिसको हम कहते हैं उसके फॉर्म में यूज करते हैं। वेनेगर इज एसिटिक एसिड ओनली। ठीक है, उसके बाद जो है इसको राइप करने के लिए छोड़ देते हैं। से बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइपनिंग? राइपनिंग का पर्पस ये होता है कि कुछ दिन तक रखो, जितनी भी इंप्योरिटीज ऊपर ऊपर तैर रही थी वो नीचे सेटल हो जाएंगी और उसके बाद उसको आप आसानी से यूज करो। बहुत सारे वेनेगर जो होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टिल्ड होते हैं जिसकी वजह से उनके नीचे गंदगी आपको नहीं दिखाई देती, बट जो अच्छे वाले जो कम डिस्टिल्ड वेनेगर होते हैं दे आर वेरी गुड। जैसे एप्पल साइडर वेनेगर इज वेरी ट्रिमेंडस वेनेगर, ये ज्यादा फिल्टर्ड वेनेगर नहीं होता बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं इट इज एम्प्लॉयड किस चीज़ के लिए होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। विनेगर का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं, सिरके वाले प्याज ले आना यार, तो सिरका जो है वो विनेगर ही तो है। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो है रोल है वो है आपका प्रिजर्वेशन में। विनेगर का इस्तेमाल दाग को छुड़ाने के लिए भी किया जाता है, कलरिंग एजेंट के फॉर्म में भी किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में किया जाता है, प्लास्टिक्स में भी यूज किया जाता है, पर मेन इसका प्रिजर्वेशन रोल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड की। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है ये कौन बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है आपका एस्परजिलस नाइगर एंड म्यूकर। ठीक है, फंगस है ये तीन है। ठीक है, ये दोनों जो है फंगस है और ये फंगस की वजह से ये किस में उगते हैं बच्चों? ये उगते हैं शुगर सिरप में। तो अगर मैं बात करूं कि विनेगर किससे बनाना, तो विनेगर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, वीट, राई, बार्ले, कुछ भी, पर इसके लिए शुगर सिरप चाहिए। सिट्रिक एसिड जो है ये किस किस चीज़ के लिए? ये भी प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है डाइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, इंक में यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड कैंडीज, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, नाउ अगला एसिड है विच इज द लैक्टिक एसिड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसिड। बच्चों देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है एसिटिक एसिड का फंक्शन क्या है तो सिर्फ याद रखो कि प्रिजर्वेशन में आप लोगों को याद होगा ऑलिव्स प्रिजर्व करते हैं, मिर्ची प्रिजर्व करते हैं। मतलब विनेगर का इस्तेमाल तो चाइनीज वगैरह लोग तो बहुत भयंकर करते हैं, मतलब बहुत ही भयंकर। चाइनीज लोगों का तो बड़ा ही पॉपुलर जो है प्रिजर्वेशन मेथड होता है आपका विनेगर। विनेगर में डाला, उसको सालों साल तक छोड़ दिया। विनेगर्स के जो किसी भी फूड होता है उसका शेल्फ लाइफ टाइम बढ़ जाता है क्योंकि उस पर कोई माइक्रोब ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, और इसमें हम एज अ इंसेक्टिसाइड भी, क्योंकि एसिड है तो इंसेक्टिसाइड्स में भी इसको मिलाते हैं। ठीक है, कलरिंग एजेंट्स में भी मिलाते हैं। इवन विनेगर को दाग छुड़ाने के लिए कलरिंग एजेंट के साथ तो मिलाते ही हो, पर साथ साथ दाग छुड़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पर मेनली आपको एसिड का फंक्शन कैसे याद रखना है? एसिड का फंक्शन आपको डेली लाइफ के तौर पे याद रखना है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपको पता है कि खट्टी खट्टी कैंडीज जो लगती हैं, खट्टा खट्टा फूड जो लगता है, उसमें क्या मिलाता है? अब सिट्रिक एसिड। अगर हमको कहना है किसी चीज को खट्टा करना है तो सिट्रिक एसिड मिला दो यार। ठीक है, बहुत सारे वो ऐसे होते हैं, अचार ऐसे होते हैं जिसमें विनेगर और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव भी और एज अ उसका खट्टापन। आपको क्या लगता है कि जो आम का अचार आपको बाजार में मिलता है वो सारे खट्टे आम होते हैं? वो कुछ भी आम होते हैं, बस उसमें सिट्रिक एसिड विनेगर इतना ज्यादा दिया जाता है जिसकी वजह से वो खट्टे लगते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट प्रिजर्वेशन के लिए ये अचारों में, कैंडीज में मिलाया जाता है। डाइंग इंडस्ट्री में, इंक में, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। सो वी हैव डन विद द सिट्रिक एसिड। नाउ अब आपको थोड़ा सा मैं सिखा देती हूँ कि कैसे हम एसिड बनाते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। हमने जब अल्कोहल सीखा, जब हमने और कैसे कहता है एंटीबायोटिक सीखा था बनाना, तो ये भी तो बनाना आपको आना चाहिए। कि आना नहीं मतलब कैसे होता है, एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है? सबसे पहले हमको क्या करना है? एस्परजिलस नाइगर का स्टॉक रेडी करना है। स्टॉक का मतलब कैसे रेडी करना है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको खूब सारे एस्परजिलस नाइगर को यूज करना है। जैसा कि आपने देखा कि अगर
ओके ओके। नाउ अगर आप देखें कि अरे यार ये बहुत ही कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। तो एस्परजिलस नाइगर से बनता है आपका सिट्रिक एसिड, तो पहले उसको पूरा स्टॉक रेडी करो। रेडी हो गया, उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ बीट मोलासिस। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जिस पे भी आपको क्या करना है, जिस पे भी आपको जिस भी चीज से आपको एसिड बनाना, जैसे आप मोलासिस से बना रहे हो तो सबसे पहले मोलासिस करो, उसको साफ सुथरा करो, ठीक है, क्लैरिफिकेशन कर दिया मोलासिस को। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्लास्क में सारा मोलास क्या होता है समझ गए ना, जो गन्ने का रेसिड्यूज होता है उससे बनाना है मान लो सिट्रिक एसिड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वो मोलास लिया, उसके बाद बीट मोलासिस लिया है इसने। बीट मोलासिस का मतलब होता है कि इसने बीट रूट से एसिड बनाया है, तो बीट रूट का जो वो बचता है, जैसे रस निकाल लिया, जो बचा उसको फर्मेंट करेंगे हम। उसके बाद हम उसको फर्मेंटेशन किया, ठीक है, 192 आवर्स तक फर्मेंटेशन किया, ठीक है। और फर्मेंटेशन में क्या डाला है, ऊपर से क्या आ रहा है, एस्परजिलस नाइगर आ रहा है, ठीक है। तो एस्परजिलस नाइगर डाल के फर्मेंटेशन किया, 192 आवर्स तक फर्मेंटेशन किया। उसके बाद फिल्ट्रेशन किया, एसिड निकलता जाएगा, मीडियम एसिड निकलता जाएगा, फिर फिल्ट्रेशन किया, जो बचा, जो बायोमास था उसको हटा दिया आपने, और जो सुपरनेटेड जो लिक्विड के फॉर्म में निकला वो है सिट्रिक एसिड, उसको आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। पर जब आप इसको फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ एथेनॉल देते जाइएगा उसको, ठीक है, एथेनॉल क्या करिएगा, देते जाइएगा, तभी तो एस्परजिलस नाइगर इसको कन्वर्ट करेगा एसिड में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पहले क्या करना है, आपको मोलासिस लेना है, ठीक है, मोलास लिया आपने, फिर उस पर एस्परजिलस नाइगर, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए एस्परजिलस नाइगर को ताकि मल्टीप्लाई कर सके वो और अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने एक मीडियम ले लिया, उसमें एथेनॉल मिला दिया, एथेनॉल को उसने कन्वर्ट कर दिया एसिड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में अगला है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड तो बहुत 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 ही पॉपुलर एसिड है। आई डोंट थिंक सो कि ये आपको नहीं पता होगा। जितनी भी इंडस्ट्री होती है, कर्ड इंडस्ट्री, आपके योगर्ट इंडस्ट्री, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेसिकली द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड टू बी प्रोड्यूस्ड, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा बनाया गया, तो पहला ऑर्गेनिक एसिड लैक्टिक एसिड ही बनाया गया। ये फर्मेंट करता है स्टार्च और शुगर के मीडियम को, ठीक है। शुगर कौन सा, लैक्टोज को भी तो तोड़ता है, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है लैक्टोबैसिलस, सबसे पॉपुलर स्पीशीज है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और भी दूसरी स्पीशीज होती है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस कॉमा होगा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। ये स्पीशीज होती, फंगस में राइजोपस भी लैक्टिक एसिड बना सकता है। इवन जो लैक्टिक एसिड फंगस बनाते हैं वो ज्यादा प्यूरिफाई और ज्यादा अच्छा होता है, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। बैक्टीरिया मोस्ट पॉपुलरली जो एसिड बनाते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं, पर फंगस भी लैक्टिक एसिड बना सकते हैं जैसे राइजोपस। और फंगस जो आपका लैक्टिक एसिड बनाते हैं दे आर मच मोर पोटेंट एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी ट्रेमेंडस, वेरी शानदार, वेरी जबरदस्त, ठीक है। डन। तो क्या हुआ, ये है O6, ठीक है। तो C6H12O6 ये है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, और लैक्टोबैसिलस इधर आएगा, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, ठीक है। चलिए, तो नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी एक अलग है, ये सही है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी एक स्पीशीज है अपनी, और ये है लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये प्रोडक्ट बना हमको, और फिर हमने जो है आप देखो कि हमने एल्कोहल, पहले ये एल्कोहल बना, एल्कोहल से हमने एसिड बनाया, तो एल्कोहल से एसिड बनाने का काम इन सारे बैक्टीरियाज का होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है, जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उन सब में लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्लाइड में एक वर्ड था इनग्रेविंग, इनग्रेविंग का मतलब होता है मूर्ति जो होती है ना, वो शायद मुझे भूल गया पर मुझे याद आ रहा है कि इनग्रेविंग कहीं याद आया था, तो हम लोगों ने सिट्रिक एसिड में वो पढ़ा, ठीक है। सिट्रिक एसिड इनग्रेविंग का काम करते हैं, मतलब जो मूर्तिकार रहते हैं तो मूर्ति को जब शेप देना होता है तो बड़े बड़े पत्थरों को थोड़ा गलाना पड़ता है, तो एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होती है कन्फेक्टरी और फ्रूट जूसेस, एसेंस, पिकल्स, मीट और आपके क्योरिंग ऑफ मीट, लेमनेड्स और आपके कैंड वेजिटेबल, मतलब जहाँ खट्टा खट्टा लगता है उन सब में लैक्टिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट इन्हेंसर, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज इट। अब मैं आपको वहां लेके चलती हूँ जहाँ पे पहला फ्लो चार्ट था। तो आप समझ गए एसिड कैसे बनाना है। पहले आप स्टॉक बनाओ,
उसके बाद स्टॉक को फर्मेंटेशन चैम्बर में डालो जिसमें क्या भरा हुआ है, जिससे आपका एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो बीट रूट अपन ने लिया है, उसको पहले बीट रूट का मोलासिस लिया है, उसमें एस्परजिलस नाइगर डालो। ठीक है, बीट रूट में क्या होती है, शुगर होती है, साथ साथ उसमें पहले फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन से क्या बनेगा, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनेगा, उस अल्कोहल को एस्परजिलस नाइगर कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में। अगर मान लो नहीं हुआ तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको एथेनॉल ऐड करते जाना पड़ेगा, अगर नहीं बना उसमें इनफ एथेनॉल तो यहाँ से ऐड करते जाइए ताकि वो उस एथेनॉल को भी किसमें कन्वर्ट कर सके, आपके एसिड में। नाउ अब यहाँ पर मैंने एक वो लगाया हुआ है, ठीक है, फ्लो आपका टेबल, इसको पढ़ते हैं। एस्परजिलस नाइगर फंजाई होता है बच्चों, ये बनाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये बहुत सारे जैसे कि इंग्रेविंग के लिए होता है, मूर्ति को शेप देने के लिए, डाइंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, डाइंग इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, डाइंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इंक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन में ले तो सारे एसिड करते हैं। एसिनेटोबैक्टर एसिटाई, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक जो है विनेगर के लिए होता है, और विनेगर तो जो है भैया बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है, क्लीनिंग इंडस्ट्री में होता है, कलरिंग इंडस्ट्री में होता है, डाइंग इंडस्ट्री में होता है, प्रिजर्वेटिव्स के लिए होता है। नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये होता है आपका ब्यूटारिक एसिड बनाता है, ये बेसिकली ये रैंसिड बटर बनाने का काम करता है। ठीक है, ये रैंसिड बटर, व्हाट इज रैंसिड बटर, जब आपकी मम्मियाँ मक्खन निकालती हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी मम्मियाँ मक्खन निकालती हैं और फिर जो है मक्खन को रख देती हैं, मलाई, भैया वो चाहती है ना कि हम जो है बाद में चल के मक्खन बनाएंगे, तो वो क्या करती हैं, वो मलाई इकट्ठा करती जाती हैं और उसके बाद फ्रिज में रख देती हैं। तो जिस दिन मलाई निकालती हैं उस दिन तो मलाई बड़ी सफ़ेद सफ़ेद चिकनी चमेली दिखाई देती है, पर कुछ समय के बाद वो जो मलाई है वो कैसे दिखाई देने लगती है, वो आपको दिखाई देने लगती है पीली पीली से। ठीक है, तो बेसिकली वो जो मलाई है उसके शुगर का इस्तेमाल करके ये जो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम है, ये उसमें उस शुगर को पहले अल्कोहल में, पहले जो बैक्टीरिया है वो अल्कोहल बना लेगा और उस अल्कोहल का इस्तेमाल करके ये जो आपका बैक्टीरिया है ये क्या करने लगेगा, ये करने लगेगा उसको ब्यूटारिक एसिड में उस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा। और ब्यूटारिक एसिड जो होता है वो येलोपन के कारण होता है, मतलब जितना ज्यादा येलो होगा उतना ज्यादा हम ये मानते हैं कि बटर खराब हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली रेंसिड करने का काम ये करता है। समझ गए आप क्या बोला मैंने, फिर से समझिए। जब मलाई को हम फ्रिज में रखते हैं तब वो वाइट होती है, पर समय के साथ साथ उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जो कि उसके शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। उस अल्कोहल को यूटिलाइज करता है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम और उस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है और एक एसिड बनाता है जिसको कहते हैं ब्यूटारिक एसिड। और अब उस मलाई के ऊपर ब्यूटारिक एसिड फैला पड़ा रहेगा। ब्यूटारिक एसिड जो होता है वो मलाई को पीला कलर देता है। क्या कलर देता है बच्चों, पीला कलर देता है। और जितना ज्यादा मलाई में पीला कलर होगा उतना हम ये मान रहे हैं कि मलाई सड़ चुकी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, तो इसलिए फ्रिज में रख देते ताकि ज्यादा पीलापन नहीं आए। और अगर आप चाहते हैं इसको देखिए, बाहर रख के देखिए, फिर देखिए कितना जल्दी पीलापन आता है। मैडम मैडम मैडम, बाजार में जो बटर मिलता है वो तो पीला ही पीला होता है। ऐसा क्यों होता है समझ गए, जब भी हम बाजार में बटर खरीदने जाते हैं वो सारे सॉल्टेड बटर होते हैं, अनसॉल्टेड बटर बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बटर में नमक जो होता है बहुत 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 ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उसमें क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम नहीं ग्रो हो पाता, उसमें इतना सॉल्ट डाल रखा है इसलिए वो पीला है। और सॉल्ट हम इसलिए डालते हैं ताकि ये क्लॉस्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया उस पर ग्रो ना हो सके। क्लियर है बच्चों, तो क्लॉस्ट्रिडियम ना ग्रो हो सके इसलिए ये बैक्टीरिया जो है इसलिए जो है नमक डाला जाता है। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बनाता है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस की और भी स्पीशीज लैक्टिक एसिड बना सकती हैं। कर्ड बनाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट इंडस्ट्री, कैंडीज इंडस्ट्री, प्रिजर्वेटिव, अचार, पिकल, सब में लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एस्परजिलस नाइगस, पेनिसिलियम फंगस से हम ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम, एस्परजिलस इन दोनों से दो चीजें बनती हैं। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड भी बनता है और एस्परजिलस से हम ग्लूकोनिक एसिड भी बनाते हैं। क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड, उसके बारे में भी समझिए आप। ग्लूकोनिक एसिड जो होता है, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनको ग्लूकोनिक एसिड दिया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड जो है गाय को दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोनेट जो होता है, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनेट जो होता है ये कैल्शियम बढ़ाता है दूध में।
ठीक है। तो जो भी लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनको दिया जाता है ताकि उनके मिल्क में कैल्शियम का लेवल बढ़ सके। तो बेसिकली जो ग्लूकोनिक एसिड होता है ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है बच्चों? डन है गए। तो कौन कौन से हम लोगों ने एक बार रिवाइज करते हैं, कौन कौन से एसिड्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का क्या है? एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स में इस्तेमाल होता है, इंग्रेविंग में इस्तेमाल होता है, डाइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। एसिनेटोबैक्टर एसिटाई ये बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिनेटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाता है, ये विनेगर बनाते हैं और विनेगर के 1000 रोल्स पढ़े आपने। क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिकम ब्यूटारिक एसिड बनाता है, रेंसिड ऑफ बटर। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड ये बहुत सारे स्पीशीज बनाते हैं, मेनली लैक्टोबैसिलस स्पीशीज बनाती है। और एस्परजिलस की एक स्पीशीज ग्लूकोनिक एसिड बनाती है जो कि माँ के दूध में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करते हैं, इसलिए उनको सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों? चलो चलो चलो, सो वी हैव डन विद द एसिड्स, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन विद द एसिड्स। अरे यार ये तो कीबोर्ड का बड़ा लोचा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंजाइम्स, ठीक है बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है क्लास 11th में तो मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके ये ना कीबोर्ड का बड़ा लोचा हो चुका है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट क्या क्या करना था? हमें एसिड कंप्लीट करना है, हमें एंजाइम कंप्लीट करना है और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स खत्म करना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं एंजाइम का ये भी आपको सिखा दिया, अल्कोहल का कैसे करते हैं ये सिखा दिया, एंटीबायोटिक का कैसे करते हैं ये सिखा दिया। आपको बस ये याद रखना है, बस अंतर देखो, ठीक है। सबके लिए लार्जर वेसल्स चाहिए, ठीक है। और सबके लिए, इन सब को बनाने के लिए, चाहे हम अल्कोहल बना रहे हैं, चाहे हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं, चाहे हम किसी प्रकार का एसिड बना रहे हैं, उन सब के लिए आपको माइक्रोब चाहिए, ठीक है। एसिड बनाने के दौरान आपने ये समझा कि एसिड डायरेक्टली नहीं बनता, पहले अल्कोहल चाहिए उसके लिए। तो पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, फिर अल्कोहल बनेगा, फिर उस अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे एसिड में। एसिटिक एसिड में आपने क्या देखा कि एनारोबिक फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल बना रहे थे, पर उस अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे एसिड एंड वी मेक द एसिटिक एसिड, और ये हमको एयर की प्रेजेंस में बनेगा। समझ में आ रही है बात मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल तो एसिड में कन्वर्ट ही हो जाता है, इसमें क्या टेंशन है यार। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ गए? ठीक है, तो अभी जब मैं लेक्चर खत्म करूंगी तो एक बार प्रोसेस फॉर्मेशन और रिवाइज करवा दूंगी कैसे कैसे हमने बनाया था। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों जी, अब हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ज्यादातर वो प्रोटीनेशियस होते हैं, पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, पर हर एंजाइम प्रोटीनेशियस हो ये जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। दे आर वेरी एक्टिव, वेरी अटेंटिव। और बच्चों जी अगर मैं बात करूं इनकी एक्टिवनेस की, तो इनकी क्वालिटीज के बारे में कहना ही क्या है। बड़ी से बड़ी रिएक्शन को बढ़ाने, बड़ी से बड़ी रिएक्शन को घटाने, बड़ी से बड़ी रिएक्शन को स्टार्ट करने, या बड़ी से बड़ी रिएक्शन को शुरुआत करने या बंद करने में इनका बहुत 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 बड़ा रोल होता है। क्लियर है बात इतनी? तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है एंजाइम्स के बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस, है ना? क्यों वेट कर रहे हो? क्रिसमस का वेट कर रहे हो क्या यार? तो इसको अपन को वेट नहीं करना है, एंजाइम्स के जाइए लेक्चर लगाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से एंजाइम पढ़ा रखा है मैंने। नाउ एंजाइम जो होते हैं ज्यादातर प्रोटीनेशियस होते हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। एंजाइम्स कौन बनाते हैं? एंजाइम्स बनाती हैं या तो आपकी बॉडी बनाती है, सेल्स बनाती हैं, या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, और ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। समझ रहे हो बात को? जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, पर अपने अंदर ये कोई चेंज नहीं करेंगे। ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को घटा सकते हैं, पर बच्चों जी ये अपने अंदर कोई चेंज नहीं करते, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। द वर्ड एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय द विलियम कुन, इसको कुन भी कहते हैं। ठीक है, विलियम कुन कहते हैं 1867 में जो है वर्ड एंजाइम कॉइन किया गया कि भैया ये एंजाइम है और इसका नाम एंजाइम होना चाहिए। जैसे कि मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप ने बोला इसका नाम शिप्रा होना चाहिए, तो वैसे ही जब एंजाइम बना तो ये माना गया कि इसका ये जो सब्सटेंस बन रहा है इसका नाम एंजाइम होना चाहिए।
ठीक है। अब एंजाइम्स की बात करूं तो ये सबसे अच्छा कहाँ काम करते हैं बच्चों, तो एंजाइम्स जो हैं वो सबसे अच्छा काम करते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और अगर आप लो टेम्परेचर दोगे तो भी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब ये होता है दे आर प्रोटीन। प्रोटीन कभी भी, देखो ध्यान से, प्रोटीन कभी भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तो खैर कभी नहीं कर सकता। सारे प्रोटीन जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, डीनेचर मतलब खत्म हो जाते हैं, और कम टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं। पर जब कम टेम्परेचर में हम, जैसे मान लो कि किसी एंजाइम को हम चाहते हैं कि आज हम 2 महीने बाद यूज करेंगे, तो उसको हम जो है कम टेम्परेचर पे रख देते हैं ताकि वो इनएक्टिव हो जाए, और जैसे उसको आप रूम टेम्परेचर पे लाएंगे वो फंक्शनल हो जाता है। तो मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं मेरे बच्चों, समझ में आई बात। मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे शानदार तरीके से काम करते हैं, पर ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो बम 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 डीनेचर, और कम टेम्परेचर दोगे तो इनएक्टिव। कम टेम्परेचर वाले को वापस से यूज किया जा सकता है। तो दे वर्क बेस्ट एट द रूम टेम्परेचर एंड नियर न्यूट्रल पीएच, ज्यादा पीएच ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्शन विद सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हैं जैसे कि पेप्सिन होता है, एसिडिक पीएच पे ही काम करता है यार, रेनिन एसिडिक पीएच पे ही काम करता है यार। तो पीएच की बात छोड़ दो, पर ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो न्यूट्रल पीएच और रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं। एक्सेप्शंस तो हर जगह ही हैं। आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के हमने 300 एंजाइम्स जो होते हैं वो ढूंढ लिए हैं, और इंडस्ट्री और मेडिसिन में मोर देन 300 एंजाइम्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये माइक्रोब्स से ही निकाले गए हैं, अंटिल हम किसी ह्यूमन बीइंग के ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। एंजाइम का अपना एक मैं कहूं कि जैसे मैं हूं, तो मुझे तुम कोई और सब्जेक्ट पढ़वाओगे तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। मतलब मैं पढ़ा सकती हूँ, पर मैं बोलूंगी सबसे अच्छा मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, तो आप बोलोगे मैम बायो ही पढ़ाओ, आप तो दूसरे पे हाथ ही मत आजमाना। तुम तो मुझे ऐसे बोल दोगे, तुम तो हो ही पापी, तो तुम तो ऐसे बोल दोगे मैम ठीक है बायो बस पढ़ाते रहो। सेम कंडीशन विद द एंजाइम टू। एंजाइम के लिए अपना एक सबस्ट्रेट होता है, हमेशा एंजाइम अपने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। इट इज जस्ट द लॉक एंड की थ्योरी, पढ़ाया है मैंने 11th क्लास में, और तुमने खुद भी पढ़ा होगा और तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो जाओ लेक्चर लगाओ, ठीक है। तो एक इस ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, वही उसी सबस्ट्रेट से जाके एंजाइम बाइंड होता है, नहीं तो नहीं बाइंड होता है, ठीक है। तो एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, दे ऑलवेज वर्क इन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यहां वहां यत्र सर्वत्र जो है गुंडागिरी नहीं करते रहते ये, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इज ठीक है, एंजाइम की अलग अलग कैटेगरीज हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो है वो है प्रोटीएजेस। सबसे पहला एंजाइम क्या है बच्चों? प्रोटीएजेस। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि इसका एक्शन जो है वो प्रोटीन के ऊपर है। समझ में आई बात? सबसे पहला जो एंजाइम है वो है प्रोटीएजेस, और प्रोटीएजेस से हमको ये समझ में आया कि इस एंजाइम का एक्शन प्रोटीन के ऊपर है। ये बात सबको क्लियर हो गई? डन हो गई इतनी बात? आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रोटीएजेस, वैसे भी किसी चीज के ऊपर अगर हम एज लगा दें, ध्यान समझना, वैसे भी किसी चीज के ऊपर अगर हम एज लगा देते हैं तो वो एंजाइम हो जाता है। तो प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो प्रोटीएजेस जो होते हैं ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। Proteases are obtained from the different kinds of fungal and bacterial species, ठीक है, जैसे कि Bacillus species, Aspergillus, ठीक है, Motirella, Renispora, कुल मिला के बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारे माइक्रोब से प्रोटीएजेस निकाले जाते हैं, ठीक है। कैसे निकाले जाएंगे? सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले आप बैक्टीरिया उगाइए, ये बाई प्रोडक्ट्स है एंजाइम, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं? ये काम करते हैं आपका बेसिकली प्रोटीएजेस प्रोटीन तोड़ते हैं। तो जब भी हमको किसी भी चीज का प्यूरिफिकेशन करना है, सपोज दैट क्लियरिंग बियर एंड व्हिस्की, अब इसके अंदर कुछ भी जैसे मान लो ग्रेन है, तो ग्रेन में प्रोटीन भी होता है, तो हमको अगर प्रोटीन को क्लियर करना है तो प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे। और क्लियरिंग ऑफ हाइड्स, अगर हमें कहीं सफाई करनी है, किसी जगह की सफाई करनी है, वहां पर तेल वेल चिपटा हुआ है, प्रोटीन वोटीन लगा हुआ है, कोई जानवर है तो उसका वहां की भी सफाई करते हैं। और आपको पता होगा जब भी ब्रेड और आपके दैट मीट जो होता है, प्रोटीन होता है, मीट उसमें इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि मीट का जो है, अरे यार
मीट का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब हार्ड टेक्सचर को हम कैसे जो है सॉफ्ट करेंगे, तो हार्ड टेक्सचर को भैया उसमें प्रोटीएजेस डालो तो मीट जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। लेदरिंग इंडस्ट्री में तो प्रोटीएज का ह्यूज यूज है, ठीक है। मतलब लेदर अगर हमको बनाना है, जैसे समझो बात को, अगर किसी जानवर की चमड़ी उसकी लगी हुई है बोन से, तो उसको खींच पाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो जब उसका जो जानवर है उसके स्किन पर प्रोटीएज का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे लूज हो जाता है लेदर उसका, और उसके बाद उसको खींच कर निकाला जाता है। इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, पर है ऐसा तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द एस्परजिलस, ठीक है, दिस इज द ब्रेड। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज एमाइलेज। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, रुको, यहां तक की बात आपको अभी तक क्लियर हो गई ना बच्चों, बोलो बेटा। ओके, ये बात आपको समझ में आई कि प्रोटीएजेस जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब भी हमको किसी भी चीज की सॉफ्टनिंग करनी है बच्चों, तो हम प्रोटीएजेस का इस्तेमाल करते हैं। मेनली एस्परजिलस और बैसिलस स्पीशीज से ये निकाले जाते हैं। ये मोटिरेला, ये आपको याद नहीं हो रहा है, पर आप एस्परजिलस और बैसिलस, वैसे भी ये सोर्स जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, पर आपके मन में ऐसा रखना कि एस्परजिलस और बैसिलस जो होते हैं, ये स्पीशीज जो होते हैं, ये निकालते हैं आपका प्रोटीजेज, एक बैक्टीरिया और एक फंगस। ओके, नाउ तो ये क्या करते हैं, किसी भी चीज की सफाई करनी है, किसी भी चीज को सॉफ्ट करना है, तो वहां पे प्रोटीजेज का इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट एंजाइम्स आर एमाइलेजेस, ठीक है। एमाइलेजेस क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा तो एमाइलेजेस जो होते हैं ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं। किसका ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों, स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार्च क्या होता है बच्चों, स्टार्च जो है वो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च का ब्रेक डाउन करने में एमाइलेज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कहां से मिलते हैं, एस्परजिलस, राइजोपस, बैसिलस, इन सब में कॉमन आप क्या देख रहे हैं कि एस्परजिलस जो है वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को बाहर निकालने, एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये किस क्या डिग्रेड करता है, ये स्टार्च को डिग्रेड करता है। एमाइलेज, अब जहां भी कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाएगा वहां पर हम एमाइलेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो सिंपलेस में कन्वर्ट हो सके। तो जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेड, ठीक है। ब्रेड में क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। स्टार्च होता है। अब स्टार्च जैसे जैसे कैरेमलाइज होगा, स्टार्च जैसे जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो आपकी ब्रेड जो है वो मीठी होती जाएगी। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि सॉफ्ट अगर करना, अच्छा देखिए, क्योंकि हम ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज से आगे चल के फर्मेंटेशन होगा तो सॉफ्ट भी होगी ब्रेड। जब स्टार्च होता है तो पॉलीमर है तो कड़क होती है ब्रेड। तो जैसे जैसे, इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं, आपने देखा होगा ना कि जब आपकी मम्मियाँ पूड़ियाँ बनाती है, रोटी बनाती हैं, तो आटे को गूंद करके डो लगा के पहले रख देती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि लेवनिंग ऑफ डो कहते हैं इससे, जिससे एनवायरमेंट में जितने भी एस्परजिलस होते हैं वो धीरे धीरे एमाइलेज निकालते हैं और उस स्टार्च को वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और फिर जो है आपका डो जो है वो राइज होता है, थोड़ा फ्लफी हो जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज लेवनिंग ऑफ डो। तो बेसिकली एनवायरमेंट में एस्परजिलस घूम रहे हैं जिनके स्पोर्स गिरकर उस पर ग्रो करते हैं और एमाइलेज सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस, जब भी हम बात कर रहे हैं वाइन, विस्की, रम, वोडका, जिन, इन सब के मैचुरेशन में, तो भी एमाइलेज का बहुत बड़ा रोल होता है उनके मैचुरेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब भी किसी हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब हमको डिटैंगल करना है, अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स कड़क हैं, तो उनको सॉफ्ट करने में भी अमाइलेज का रोल होता है। इसको हम एज अ केमिकल या लिक्विड के फॉर्म में चीज़ों में डालते हैं। तो क्या क्या यूज़ है, चलिए देखते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड को सॉफ्ट करता है। पेपर इंडस्ट्री में पेपर स्टार्च, ठीक है, शुगर का ही है आपका जो है स्टेम, सेल्यूलोज वगैरह होता है विच इज अ टाइप ऑफ शुगर, उसको भी सॉफ्ट करता है। शुगर इंडस्ट्री में स्टार्च से शुगर बनाने का काम करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागे को सॉफ्ट करता है। लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में मैचुरेशन में काम आता है। तो एमाइलेज का रोल आपको समझ में आया। नेक्स्ट एंजाइम इज बच्चों रेनेट, ठीक है। और जब मैंने आपको चीज के बारे में पढ़ाया था तब मैंने वहां पर आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग द चीज, जब हमको क्या बनाना है बच्चों जी, चीज बनाना है, तो वहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो रेनेट होता है, नॉर्मल जो चीज होता है, जो हम घर पे पनीर बनाते हैं तो लेमन डाल के दूध को फाड़ देते हैं, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि जब आप बाहर से कर्ड लेके आते हैं, क्यों लोग कहते हैं कि बाहर का दही नहीं खाना चाहिए, बाहर का दही लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि जो दही जमता है, लोग कहते हैं ना कि ये मीठा दही है, ये खट्टा दही है, तो खट्टा दही जो है वो अच्छा दही होता है, मीठा दही इज नॉट गुड दही। तो इसका मतलब समझे तुम कि जब दही जमाते हैं तो उसमें शक्कर डाल दी जाती है और उसमें एक रेनेट नाम की टैबलेट डाली जाती है। रेनेट टैबलेट आर दोज टैबलेट जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनेट। रेनेट जो है, अगर ओरिजिनल सोर्स की
बात करूं कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों के स्टमक में और काव्स के स्टमक में पाया जाता है। पर आजकल हम लोग इसको केमिकली सिंथेसाइज करने लगे हैं और टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देते हैं। तो जब भी हमको कमर्शियली दही बनाना है, चीज बनाना है, तो रेनेट टैबलेट या उनके लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, सो ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, फंगस म्यूकर से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, रेनेट हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू सेपरेट द मिल्क इनटू द सॉलिड कर्ड एंड लिक्विड वे। तो वे लिक्विड बनाने का मतलब जब भी हम दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो क्या होता है, जो नीचे व्हाइटिश कलर का लिक्विड बनता है वो वे होता है और ऊपर जो थक्का मिला उसको कर्ड या पनीर कहते हैं। और ये बहुत सारे प्रकार के चीज बनाने का भी में भी यूज होते हैं। सो बेसिकली रेनिन का इस्तेमाल दही और चीज बनाने में होता है, रेनेट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंजाइम इज लैक्टेजेस। ओके, नेक्स्ट एंजाइम इज बच्चों जी लैक्टेजेस। आइए इसके बारे में देखते हैं। लैक्टेजेस, लैक्टेजेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मिल्क लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा। आ रही बात समझ में? व्हाट इज द मीन्स ऑफ लैक्टेजेस? लैक्टेजेस एंजाइम का मतलब है कि ये मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ेगा। तो वो एंजाइम जो मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ता है उसे हम लैक्टेजेस कहते हैं। इसे निकालते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ठीक है, समझ में आई बात? वैसे भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में तो लैक्टोबैसिलस पढ़ा, पर यहाँ पर जो लैक्टेजेस है वो है सैक्रोमाइसिस फ्रेजाइलिस। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द लैक्टोक इनटू द लैक्टिक एसिड। और याद करिए कि मैंने आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में सिर्फ लैक्टोबैसिलस नहीं, वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का भी नाम बताया था। ऐसे ही सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई भी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड जैसे ही बनेगा आपका मिल्क कोगुलेट हो जाएगा, और कोगुलेट हो जाएगा क्योंकि वो कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट या कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज का और इस्तेमाल होता है आइसक्रीम्स को स्मूथ बनाने में। अगर आप घर में आइसक्रीम जमाते हैं तो कैसी दानेदार अच्छी सी स्मूथ नहीं होती, पर यहीं जब हम बाहर की आइसक्रीम्स खाते हैं तो काफी स्मूथ और बिल्कुल ही सूदिंग होती हैं। कारण है लैक्टेज। जब हम दूध में लैक्टेज को मिलाते हैं तो जो सैंडीनेस होती है मिल्क की, जो ग्रिटीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो डेयरी प्रिपरेशन और अच्छी प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस मतलब जिसको आपने मैकेनिकली बनाया है, उसमें बिल्कुल भी अगर आप नॉर्मल चीज देखोगे ना जो कि एज्ड होती है, जो कि नेचुरल मेथड से बनाई जाती है, थोड़ी दानेदार होती हैं, पर जो आपको बाजारों में मिलती है प्रोसेस अमूल वगैरह का चीजें बहुत स्मूथ होता है। तो ग्रिटीनेस मतलब सैंडीनेस को हटाने के लिए लैक्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? सो वी हैव डन विद द एंजाइम्स। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन सा एंजाइम किया है। एंजाइम्स को सबसे पहले कून ने डिस्कवर किया था। ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, पर ये बायोलॉजिकली ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ाने, घटाने, ऑल्टर करने या रिएक्शन को शुरू करने में। ये रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, न्यूट्रल पीएच पे बेस्ट होते हैं। 300 एंजाइम हम ढूंढ चुके हैं। पहला प्रोटीएजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, कौन निकालेगा ये नहीं भी याद होगा बच्चों तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एमाइलेजेस स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, रेनेट जो है आपका दूध कर्डल करने में, लैक्टेज इज लैक्टोज को तोड़ने में इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, नाउ बच्चों जी अब हम पढ़ने वाले हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, आइए देखते हैं ये क्या है। ठीक, देखो बच्चों, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना मेरी बात। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम जो एंजाइम्स बात कर रहे थे अभी, हम जो बाकी चीज़ें ऑर्गेनिक एसिड्स बात कर रहे थे, ये लिविंग सेल के अंदर काम करे ना करे, ठीक है, ये लिविंग सेल के अंदर काम ना करे, ये उनकी इच्छा है। पर अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर काम करता है, ओनली वर्क्स इनसाइड लिविंग सेल, तो अगर कोई केमिकल लिविंग सेल के अंदर काम कर रहा है तो उसे हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। So bioactive molecules are those molecules which are functional inside the living cell or it can interact with their component. तो लिविंग सेल के अंदर हो सकते हैं, मतलब लिविंग बॉडी के अंदर ये फंक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अरे यार चलिए ये क्या हुआ, ओके
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है बच्चों जी, वो हमें पढ़ना है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकालना है ये अभी आपको जाना नहीं, क्योंकि कहाँ से निकालना है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे हम फंगस बैक्टीरियाज पढ़ चुके हैं, तो इसको छोड़िए। स्ट्रेप्टोकाइनेस आइए समझते हैं। ये है बेसिकली एक एंजाइम, पर ये काम क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर कर रहा है, इसलिए हम इसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है ये माइक्रोब से ही प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग इन द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल यूजेस। कमर्शियली इसको बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये है एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक टीपीए है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या है ध्यान से देखिए, हम ये बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। स्ट्रेप्टोकाइनेस, प्लाज्मिनोजेंस जो होते हैं ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होते हैं और फाइब्रिन को, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो है, अब समझो इसका मतलब क्या है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, समझाती हूँ। देखो, एंजाइम जो होता है ये सम स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है। ठीक है, तभी इसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये एक हीमोलिटिक बैक्टीरिया, हीमोलिटिक बैक्टीरिया मतलब जो आरबीसीज को तोड़ते हैं या क्लॉट को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, हीमोलिटिक बैक्टीरिया का मतलब कैसे हम जाने कि इसकी हीमोलिटिक एक्टिविटी है, आप समझते हैं। किसी बैक्टीरिया को, ध्यान से समझना क्या बता रही हूं मैं, हमारे पास एक मीडियम है। ठीक है, मीडिया पेट्री प्लेट पे होता है, अपन को पता है ये चीज। ठीक है, हमारे पास पेट्री प्लेट में एक मीडिया है। ठीक है, और वो उस पे ब्लड डाला हुआ है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ब्लड अगार। ठीक, जब हम स्ट्रेप्टोकोकस की पर्टिकुलर स्पीशीज को उस प्लेट के अंदर गोदते हैं या उगाते हैं, तो जहाँ जहाँ पर वो बैक्टीरिया उगा हुआ होता है वहाँ वहाँ पर ब्लड नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड होता है ये उसको जो है क्या कहूँ मैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, हीमोलाइज कर देता है। हीमोलिसिस समझते हैं आप, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सो बेसिकली होता यह है कि कभी कभी हमारे शरीर पर इंटरनल ऑर्गन्स में क्लॉट बनने लगते हैं। समझ में आ रही बात? कभी कभी क्लॉटिंग प्रोसेस सही नहीं होता, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से अंदर क्लॉट बनने लगते हैं। और अगर किसी आर्टरी, वेन, वेसल्स में कभी भी क्लॉट बन जाए तो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, या किसी ऑर्गन में क्लॉट बन जाए तो उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाई। मान लीजिए कि कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट बन गया, तो भाई कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का कोई क्लॉट पड़ा हुआ है, तो अब कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है? हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। अगर हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई कर रही है और वो ब्लॉक हो गई है, तो हार्ट की वॉल को कौन पहुंचाएगा यार ब्लड? दिस इज अ बिग क्वेश्चन ना, कि कौन पहुंचाएगा ब्लड? कोई नहीं है पहुंचाने वाला। अब क्या करें? तो अब हम लगाएंगे उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, क्या लगाएंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है, और जब इंटरनल क्लॉटिंग हो जाती है तो स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसको हम कहते हैं, ये करता क्या है कि अगर इंटरनली कोई क्लॉट बन गया होगा तो उसे बम 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 बस्ट करने का काम करता है। तो जो काम फाइब्रिनोलाइसिन का होता है, ठीक है, वही काम नेचुरली मतलब आर्टिफिशियली इसका होता है। आपके शरीर में नॉर्मली क्लॉट बस्ट हो सकते हैं, ठीक है, पर हम लोग आर्टिफिशियली, इट हैज द फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट मतलब फाइब्रिन जो होता है बेसिकली वो क्लॉट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? क्लॉट बनाता है। ठीक, पर अगर आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस डाल दिया तो अब ये फाइब्रिन क्लॉट नहीं बना पाएगा और यहाँ पे बनेंगे फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। ये फाइब्रिन क्लॉट बना ही नहीं सकता। फाइब्रिन क्या है? धागा है जो आसपास की डैमेज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को पकड़कर एक क्लॉट बना देता है। पर अगर आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस डाला है तो अब ये फाइब्रिन क्लॉट नहीं बना सकता है। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है तो क्लास 11th में ठीक है, मैंने ब्लड क्लॉटिंग का लेक्चर पढ़ा रखा है। ठीक है, क्लास 11th में मैंने ब्लड क्लॉटिंग का लेक्चर बना रखा है। आप जाओ उसको देखो और एंजॉय करो। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि फाइब्रिन इज नथिंग, इट इज अ क्लॉट। ठीक है, और अगर वो क्लॉट बनाने की जब प्रोसीजर पे था आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस डाल दिया तो अब वो क्लॉट नहीं बना सकता। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट को तोड़ने वाला है। ठीक है, it helps in the clearing blood clot inside the blood vessel through the dissolution of intravascular fibrin। तो कभी कभी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं जिनको निकालना इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा और पर्टिकुलर ऑर्गन जिसको ब्लड की जरूरत है वहां पर पर्टिकुलर समय पर नहीं पहुंच पाएगा और आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, तभी इसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेस है। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए।
ठीक है, ये फंगस बनाता है और इस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कितना भी मैम बोलने आता नहीं पर स्लाइड में सब लिखी रहती है। मैम जो है ये चाहती है कि तुमको सब चीज़ों का ज्ञान हो। मैम चाहती हैं कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। मैम ये चाहती है कि नीट का कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। मैम ये चाहती कि तुम डॉक्टर बन जाओ और जिस दिन आप बन जाओगे उस दिन मेरी जिम्मेदारी खत्म है। ठीक है, सो बेसिकली मेरी जिम्मेदारियों से मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ और मुझे हर वो चीज़ पढ़ानी है जो नीट में आती है। ठीक है, और या आ सकती है, या आने की पॉसिबिलिटी है। हम भगवान नहीं है, तुम भगवान नहीं हो, पेपर में क्या आने वाला है अपने को पता नहीं है। तो जितना भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम डील कर सकते हैं, इट इज नॉट एंटीबायोटिक, ओके, जितना भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम डील कर सकते हैं हम करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। Now we'll talk about the cyclosporin A. Cyclosporin A जो है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्पोरम से याद रखेंगे स्पोरिन, ठीक है, से निकाला जाता है। ये 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है, ठीक है, जो कि फर्मेंटेशन एक्टिविटी से निकाला जाता है बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। वही न्यूट्रिशन दो, इसको डाल दो, ये जो चीज़ बनाएगा वो है ये। ठीक है, ओके, नाउ इसके पास होती है एंटी फंगल या एंटी इन्फ्लामेटरी इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। मज़ेदार चीज़ है, घबराइएगा मत। देखिए, जब भी मान लो सपोज दैट कि ये है किसी आदमी का शरीर, आई एम नॉट वेरी गुड इन द मेकिंग ऑफ शरीर ऑफ आदमी बट आई एम ट्राइंग सो। ठीक है, ये एक आदमी का शरीर है जो कि बहुत ही अजीब सा बना हुआ है, पर ठीक है। इस आदमी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी कोई किडनी खराब हो गई। ठीक है, ये किडनी थी इनके पास और ये किडनी खराब हो गई और भैया जी डोनर ने बोला कि कोई बात नहीं, किडनी मैं दे देता हूँ। ठीक है, डोनर ने बोला किडनी मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये है डोनर की किडनी। ठीक है बच्चों, ये है डोनर की किडनी, ओके, और ये है रेसिपिएंट। ठीक, अब होता ये है, अगर आपको याद होगा, ध्यान समझना, जितने भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन होते हैं, ध्यान से देखो इधर, जितने भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस होते हैं बच्चों जी, जितने भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन हैं जो सेल्स के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको कौन पहचानता है? मैडम हमको कुछ याद नहीं है। बेटा जी अगर पढ़ेंगे नहीं तो जीवन में किसी को कुछ, अच्छा लोग मैं मतलब ये सोचते हैं कि ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है तो है, फ्री का क्या वैल्यू है? बेटा इसी चीज़ को पढ़ने के लिए कोचिंग में हम 1.5-2 लाख रुपया दे रहे हैं, और वही चीज़ अगर आपको गला फाड़ के मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ा आप अल्टीमेटली वही रहे हो। तो डॉक्टर तो आपने फ्री में बनना है, या आपको जो है 40-50 लाख रुपए तो लगेगा, बाद में वो देखा जाएगा, पर उसको 4-5 लाख रुपए लगा के पढ़ना वो तुम्हारी इच्छा है, नहीं मेरा काम है पढ़ाना। सो जब भी हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन जो सेल के बाहर घूम रहे हैं, कोई भी इन्फेक्शन अगर सेल के बाहर घूम रहा है तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन कहते हैं। देखो बेचारी मैम जो है इतनी बीमार है फिर भी पढ़ा रही है, और उसके बाद भी जो है मुझे कभी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि 12th वालों ने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पैथोजन जो है ये है बाहर घूम रहा है। अब इसको कौन पहचानता है बच्चों? ये इसको जो पहचानती हैं वो है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को किल करने के लिए एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसको हम कहते हैं ह्यूम्यूरल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं ह्यूम्यूरल रिस्पॉन्स। डन है बच्चों? ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज नॉर्मल ह्यूमन सेल रिसेप्टर को किल नहीं करती हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया को किल करती है। जब भी हमें ये पता लगाना है कि ये मेरी सेल है या बॉडी किसी और की बॉडी की सेल है, तो अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है बच्चों सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही मान लो यहाँ पर हमने किसी डोनर की किडनी लगाई, ठीक है, ओके, जैसे ही हमने डोनर की किडनी यहाँ पे लगाई, यहाँ पर सेल मीडिएटेड जैसे ही लगेगी वैसे ही ये जाग जाएगी। आ गए तुम। और जैसे ही ये जागेगी ये तुरंत जो है रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, और हो सकता है कि रिस्पॉन्स में ये किडनी को रिजेक्ट कर दे। दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको किसी क्लास में पढ़ाया था कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इज कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। किसी की किडनी मुझे लेनी, किसी का लिवर का पार्ट मुझे लेना है, तो उसकी सेल और मेरी सेल के MHCs जो होने चाहिए वो मैच होने चाहिए। मेरे बॉडी की हर सेल में जो है वो रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं MHC1। क्या कहते हैं? MHC1। ये सारे MHCs जो हैं ये मेरे यूनिक आइडेंटिटी वाले हैं कि ये शिप्रा मैम का MHC है,
ठीक है, ये यूनिक आइडेंटिटी है। तो इस वाले MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन से जिसकी भी मैं किडनी ले रही हूँ उसकी मैच होनी चाहिए। पूरी नहीं मैच हो तो अब 99% 95% भी मैच हो जाएगी तो किडनी ले ली है, ठीक है। पर फिर भी आपको पता है कि 5% तो मैच नहीं हुई है। अब उस 5% को अगर बॉडी ने क्या समझा बच्चों, फॉरेन समझा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उस 5% को बॉडी ने क्या समझा बच्चों, फॉरेन समझा, तो बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करने लगेगी और उस 5% के खिलाफ बॉडी क्या जनरेट करेगी, साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये पढ़ा रखा है मैंने, अगर किसी को नहीं पता तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देखो। इतनी बात क्लियर। तो अब क्या है कि आप एक तो किसी और का ऑर्गन लगा रहे हो, ऊपर से जो है आपकी इम्यूनिटी जगी हुई है। तो आप बताते तुझे, आपने बहुत अच्छा MHC मैचिंग किया हुआ है, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद मैचिंग किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। पर बेटा जी, बच्चों जी, जिगर के टुकड़ों जी, अब अगर मान लो इम्यूनिटी बहुत तेज है, किसी और की किडनी ले ली, तुरंत सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को पता चल जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगी सुंदरी लोग, राक्षस लोग, कौन सी, साइटोटॉक्सिक सेल, TC सेल, और ये इसको रिजेक्ट मार देंगी, रिजेक्ट। तो जब हमने ग्राफ्ट लगाया है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं तो ग्राफ्ट जल्दी रिजेक्ट ना हो जाए, पहले बॉडी के अंदर थोड़े दिन तक उसको आने दो। तो हम लोग एक जो है ड्रग डालते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं साइक्लोस्पोरिन A, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन A। साइक्लोस्पोरिन A जो ड्रग है, इसका वर्क ये है कि ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, ठीक है। क्या करती है बच्चों, इम्यूनिटी डिक्रीज कर देती है। अब अगर इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी तो T साइटोटॉक्सिक सेल कम बनेंगी। अगर T साइटोटॉक्सिक सेल कम बनेंगी तो जो हमने ग्राफ्ट लगाया है उसको थोड़ा समय मिलेगा एडजस्ट करने में, तब तक एडजस्ट होगा, उसके बाद बॉडी सोचेगी मेरा ही है। तो जब हम किसी का भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो आपका रेसिपिएंट होता है उसके शरीर में साइक्लोस्पोरिन A दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी सप्रेस रहे। अगर इम्यूनिटी सप्रेस रहेगी तो T साइटोटॉक्सिक सेल का नंबर कम बनेगा, और अगर T साइटोटॉक्सिक सेल का नंबर कम बनेगा तो जो ग्राफ्ट आपने लगाया है डोनर से रेसिपिएंट की ओर, वो रिजेक्ट जल्दी नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, डन है। नहीं तो वैसे अगर आप बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस घुसा दिए ना तो सेल मीडिएटेड बैठी रहती, आप बताते तेरे को झाड़ू झाड़ू मारेंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा सा CMI को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। ये इनिबिट करता है T सेल एक्टिवेशन को और ग्राफ्ट रिजेक्शन को भी इनिबिट करता है, जो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट बायोएक्टिव एजेंट है बायोस्टैटिन्स, ठीक है, इनको हम स्टैटिन्स भी कहते हैं। स्टैटिन्स का मतलब है रोकना, स्टैटिन्स का मतलब है बच्चों रोकना, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या रोकना है, सेकना लिखा है ऐसा लग रहा है, रोकना, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें क्या रोकना है, आइए समझते हैं। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तब आपको स्टैटिन घुसाया जाता है, स्टैटिन दिया जाता है। स्टैटिन लगाते ही आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो आपको स्टैटिन्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब स्टैटिन ऐसा क्या करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाती है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि स्टैटिन्स को निकालता कौन है। स्टैटिन को निकालता है एक फंगस जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरेंस, ठीक है, परप्यूरियस, सॉरी परप्यूरेंस बोल रही हूँ, ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है, इसको पुरपुरियस भी कह दो, पुरपुरियस। अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम लेने पे आपके मन में क्या क्या दिमाग में आ रहा है, बट इसका नाम है मोनेस्कस पुरपुरियस, ठीक है। पूरी के ऊपर स्टैटिन बिठाना है आपको, ठीक है। अब ऐसे याद रखो कि, ठीक है, चलो बताती हूँ। सो ये जो है जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो एक ईस्ट फंगस जिसका नाम मोनेस्कस पुरपुरियस है, ये जो है ये स्टैटिन्स निकालता है। व्हाट इज दिस, स्टैटिन्स जो होते हैं ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। किसके कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हैं, ये है मेवेलोनेट के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। देखिए जब हम लोग मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है, अब मुझे फुल फॉर्म नहीं जाना आपको, ठीक है, ये है HMG कोए, ठीक है, डन। जब इस HMG कोए से मेवेलोनेट मिलता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोए रिडक्टेस और बहुत सारे पाथवे होते जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है,
ठीक है, किसका सिंथेसिस होता है? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। अब होता ये है कि यहां पर अगर आपने स्टैटिन्स डाल दिया, क्या डाल दिया? स्टैटिन, ठीक है, तो वो इसकी एक्टिविटी और इसकी एक्टिविटी को बंद कर देगा। HMG CoA का ये क्या है? आपका रिडक्टेज का इस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है, ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और अगर ये आया तो आगे पाथवे बढ़ ही नहीं पाएगा, और अगर आगे पाथवे नहीं बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो नॉर्मली मैं आपको ये बता रही थी कि बेसिकली ये क्या करता है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द HMG CoA रिडक्टेज। यही बताया मैंने कि जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल बनाना है मेरे बच्चों, तो आपको एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं HMG CoA रिडक्टेज। HMG CoA रिडक्टेज की जगह पर कौन आ जाता है? स्टैटिन, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस एंजाइम? इस एंजाइम का काम यह है कि जो काम जो है HMG CoA रिडक्टेज का था वो स्टैटिन करने की कोशिश करता है, पर स्टैटिन इज इनहिबिटर। जो रिडक्टेज एंजाइम एक्टिव जो है प्रोसेस को एक्टिव करता है, वही जो है आपका दैट स्टैटिन जो है वो रोकता है, मतलब रिडक्टेज कोलेस्ट्रॉल बनवा रहा है और स्टैटिन उस प्रोसेस को रोक रहा है। सो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल ग्लूटारिल, सेम एक ही चीज है, इन सारे एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है स्टैटिन। स्टैटिन का मतलब है रोकना। तो HMG CoA रिडक्टेज रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और अगर नहीं रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है, जब किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसे स्टैटिन घुसाया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। सो इट इनहिबिट्स द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इट यूज्ड इन द लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि लोवास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन और रोवास्टैटिन एंड प्रावेस्टैटिन, ठीक है। तो बेसिकली इनके नाम है स्टैटिन। ये तो बेसिकली ये करता क्या है कि आपकी बॉडी में जब LDL, लो डेंसिटी लिपिड्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, तो जब आपकी बॉडी में लो डेंसिटी लिपिड बढ़ते जाते हैं तो स्टैटिन जो है दिया जाता है। चलिए देखते हैं। सो अगर आप देखें, स्टैटिन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है डिक्रीज करता है, तो आपका जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है, जिससे आपका मतलब कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। दैट्स इट बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिला के देखो, हर जगह से हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल को हम घटा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये क्या होता है? इंक्रीज द हिपैटिक LDL रिसेप्टर। इसका मतलब समझते हो कि ब्लड में जितना LDL घूम रहा है, लीवर में LDL रिसेप्टर बढ़ा देगा, तो जितना भी LDL होता है वो सब जाके लीवर में ब्लड से हट जाएगा और लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो प्लाज्मा में LDL का लेवल क्या होने लगेगा? कम। तो ये ब्लड में LDL का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाता है। कौन? स्टैटिन। क्लियर हो गया? अब बच्चों वी हैव दैट्स इट, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़े हैं, तो जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हमने सिट्रिक एसिड पढ़ा, एसिटिक एसिड पढ़ा, लैक्टिक एसिड पढ़ा, ब्यूटारिक एसिड पढ़ा, ग्लूकोनिक एसिड पढ़ा। उसके बाद हमने एंजाइम पढ़े, लैक्टेजेस पढ़े, प्रोटीएजेस पढ़े, पैक्टिनेजेस भी होते हैं। जब भी पैक्टिनेजेस वो एंजाइम होते हैं जो आपका फ्रूट का कवर होता है, वो पैक्टिन का बना होता है। तो पैक्टिन को जब डिग्रेड करना है, फ्रूट को सॉफ्ट करना है, तो पैक्टिनेजेस का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर हमने एंजाइम्स भी बहुत सारे पढ़े, ओके। फिर मैंने आपको पढ़ा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में मैंने आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ाया, आपको साइक्लोस्पोरिन ए पढ़ाया और आपको पढ़ाया स्टैटिन्स। क्लियर? अब आपकी एक बार एनसीईआरटी रीड कर लें तो फिर काम बन जाए अपना। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो आज के लेक्चर का मेजर कंसर्न था। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, क्लियर, एल्कोहल पहले ही पढ़ चुके थे, एंड एंजाइम्स। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर जैसे एस्परजिलस नाइगर, ये क्या बनाता है? एक फंगस होता है और ये सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिनाइटोबैक्टर नहीं है, बार बार मैं एसिनाइट्रोबैक्टर बोल रही थी, एसिनाइटोबैक्टर अलग है, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है। एसिटोबैक्टर्स एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, ये बनाता है बैक्टीरिया ब्यूटारिक एसिड जो कि रेंसिड करता है बटर को, ठीक है। एंड लैक्टोबैसिलस जो कि लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ईस्ट जो है जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल के लिए होते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइपेजेस आर यूज इन द डिटर्जेंट। लाइपेजेस का डिटर्जेंट में बहुत ज्यादा रोल होता है कि लोगों ने देखा होगा आपने कि टाइड का ऐसे ऐसे यहां से मूव आया था, टाइड
यहाँ से निकलता है और आपका जो पीली शर्ट है वो एकदम साफ हो जाती है। तो जब आपके शर्ट में, कपड़ों में लिपिड बहुत ज़्यादा लग जाता है तो लाइपेजेस उस लिपिड को डिग्रेड करके शर्ट या कपड़ों को साफ करते हैं। तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। You must have noticed that the bottle fruit juices bought from the market are clear compared to the homemade juice। क्यों होता है ऐसा? जब हम homemade juice बनाते हैं तो बहुत पल्पी होता है, जबकि हम बाहर से लाते हैं तो बहुत स्मूथ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम होममेड जूस बनाते हैं तो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं उसमें, और जिसमें क्या होता है आपका फाइबर्स होते हैं, छिलके होते हैं, उसमें होता है पैक्टिन। तो हम इस्तेमाल करते हैं पैक्टिनेजेस का, जो कि मैंने आपको बताया। तो जितने भी उसमें हार्ड पल्प रहता है, पल्प, उस पल्प को वो स्मूथ कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। जितना पैक्टिन होता है उसको डिग्रेड करके फ्रूट को, जूस को स्मूथ बना देते हैं। ठीक है, तो पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस ये हुए। ठीक है, नाउ स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये एक एंजाइम है और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है और ये मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और इसको हम क्लॉट बस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लड वेसल के अंदर अगर कोई क्लॉट बना है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देकर हम लोग उसे डिसॉल्व करते हैं, ताकि हम, अगर मान लो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हुआ तब तो मर जाना आदमी को, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा देते हैं। तो जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो क्लॉट होता है उसको बर्स्ट किया जा सकता है, ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। क्लियर है बच्चों जी? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या है यार, चलो। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये निकलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, इसको हम एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करते हैं जिनका भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिन, जो कि मोनेस्कस पुरप्यूरियस से प्रोड्यूस होता है। बेटा जी, बच्चों जी, ध्यान से सुनो। एक टेबल बनाना, एक टेबल में पहले एक साइड पे लिखना कि हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उसका फंगस और उसका यूज, और एक चार्ट बनाना, जैसे कि हम ऑर्गेनिक एसिड है तो पहले ऊपर ऐसे देखो, चार्ट बनाने का तरीका बता दे रही हूँ, आप ऐसे बना लेना आज। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिखिए आप ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इधर साइड लिखना आप कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने सिट्रिक एसिड लिखा, सिट्रिक एसिड, और यहाँ पर लिखना आप क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इस तरीके का एक चार्ट आपके पास बना होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। क्लियर है? ये ऐसे नहीं याद होंगे, पढ़ने पर बहुत आसान लग रहा है, पर यही अगर आप 4-5 दिन बाद पढ़ोगे तो आपको एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं याद होगा। तो इस फॉर्म में चार्ट बनाओ और कमरे में अपनी आंखों के सामने इसे चिपका लो, ताकि ये चीजें तुम्हें याद रहें। ठीक है, नाउ सो स्टैटिन्स जो होते हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हैं किसके, कौन से एंजाइम के, एचएमजी कोर रिडक्टेज के, जो मैंने आपको बताया। और इस तरीके से आपके ब्लड में लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल की कमी आती है। ठीक है बच्चों, सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट हमने आज क्या सीखा? आज हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीखा, और साथ में हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसका सीखा? हमने सीखा ऑर्गेनिक एसिड्स का, एंजाइम्स का और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड एल्कोहल का। ठीक है, ये समझ में। उसके पहले हमने सीखा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स विच इज फॉर्म बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो आई होप कि आज हम लोगों ने जो सीखा वो आपको समझ में आया है। ठीक है, और मैं बता रही हूं कि ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है, इसमें पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स का ही है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप ये चैप्टर को लर्न करना चाहते हो, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं। इफ यू वांट टू लर्न दिस चैप्टर, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आप इस चैप्टर को लर्न करना चाहते हो तो आपके पास इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मतलब आपके पास चार्ट के फॉर्म में चीजें होनी चाहिए, और जो टेबल मैंने दी है वो भी आप बना सकते हो। चार्ट के फॉर्म में बनाओ, टेबल के फॉर्म में बनाओ। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है तो माइक्रोब का नाम आपको रटा होना चाहिए, और ये सवाल आएगा। स्टैटिन से सवाल आना है, साइक्लोस्पोरिन से सवाल आना है, तो ये चीज कौन बनाता है, स्टैटिन क्या रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही प्यारे मेरे लेक्चर चाहते हैं तो क्यों नहीं आते हैं मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करो बच्चों, मेरी फोटो पे क्लिक करो, ये पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है। इंडिया में इतना शानदार जबरदस्त पढ़ाया होगा किसी ने, मुझे नहीं पता, पर मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको डॉक्टर बना सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।